मेरा बेटा हमेशा गुड़ियों और सॉफ्ट टॉयज से नफरत करता था। जब से वह शिशु था, मैंने उसे रात में साथ रखने के लिए टेडी बियर और दूसरे मुलायम खिलौने दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा उन्हें एक तरफ फेंक देता था और फिर कभी नहीं उठाता था। वह थोड़ा अजीब किस्म का था, खिलौनों को खोलकर देखता था कि वे किन किन हिस्सों से बने हैं। यह एक जिज्ञासु लेकिन आंशिक रूप से चिंता का विषय था, कम से कम तब तक जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि वह वही काम वॉकी टॉकी, रेडियो और पुराने टेलीविजन के साथ भी करता है। वह बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि चीजें कैसे काम करती हैं और वह इसमें बहुत अच्छा था। इस साल अक्टूबर तक, हैलोवीन से कुछ हफ्ते पहले, सब कुछ वैसा ही था जब तक कि सब कुछ बदल नहीं गया। 10 साल की उम्र में जब हम खरीदारी कर रहे थे, वह मेरे पास दौड़ता हुआ आया, मेरा हाथ खींचा और मुझसे विनती करने लगा कि मैं उसके साथ चलूं। हम एक खिलौनों की दुकान में घुसे जो नकली मकड़ी के जालों और सैकड़ों डरावने छोटे छोटे कॉस्ट्यूम्स से सजी हुई थी, लेकिन इन सब में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मुझे बस एक बड़ा इस्तेमाल किया हुआ गुड़िया दिखाना चाहता था जिसके लाल बाल थे और ऐसी आंखें थीं जो किसी की आत्मा तक में झांक सकती थीं। मुझे यही चाहिए, एलेक्स ने खुशी से उछलते हुए कहा। डिब्बे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, कोई विवरण नहीं था। चक्की, एक अजीब तरह से डरावना खिलौना जिसके चारों ओर एक असहज करने वाला माहौल था। वह चीज मुझे बच्चों के खिलौने जैसी बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन एलेक्स इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे यह खिलौना चाहिए ही चाहिए। और चूंकि यह एक इस्तेमाल किया हुआ खिलौना था जिस पर भारी छूट थी, मैं उसे यह खुशी देने से इनकार नहीं कर सका, क्योंकि वह बच्चा शायद ही कभी नए खिलौनों की मांग करता था और स्कूल में भी अच्छा करता था। मुझे लगा कि उसने अपने लिए कुछ नया पाने का हक तो कमाया ही है। आखिरकार मैंने उसे इतना उत्साहित पहले कभी नहीं देखा था। तो भारी कीमत के बावजूद मैंने वह डरावना गुड़िया खरीद ली, मन ही मन यह उम्मीद करते हुए कि वह इससे ऊब जाएगा और इसे फाड़ देगा, जैसा कि वह करता था अधिकांश उपकरणों के साथ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों तक एलेक्स जहां भी जाता, चकी को अपने साथ ले जाता। वह उसका खाना खिलाने का नाटक करता, उसके साथ काल्पनिक बातें करता और हर रात उसे अपने बगल में बिस्तर पर सुला देता। उसे वह चीज बेहद पसंद थी और कोई भी चीज उन दोनों को अलग नहीं कर सकती थी। फिर भी जब भी मैं उस गुड़िया को देखता, मुझे घबराहट होती थी। उसकी आंखें अजीब तरह से भावपूर्ण थीं, उनमें द्वेष भरा था और वे इस तरह से डिजाइन की गई थीं कि मुझे सच में लगा कि वे कमरे में मैं जहां भी जाऊं मेरा पीछा कर रही हैं। यह एक ऐसा एहसास था जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सका और अक्टूबर के हर बीतते दिन के साथ यह और भी गहरा होता गया। रात के समय मैं एलेक्स की हंसी सुनता जब वह चकी के साथ काल्पनिक बातें करता था। अधिकतर समय मैं बस उसकी आवाज ही सुनता था, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरी आवाज भी सुनाई दे रही हो, एक गहरी फुसफुसाहट जो एलेक्स को ऐसी कहानियां सुना रही थी जिन्हें मैं समझ नहीं पाता था। कल रात तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने पूछा, शांत दिखने की कोशिश करते हुए। चकी से, जाहिर है, एलेक्स ने उत्साहित होकर चिल्लाया। मैंने घबराहट में हल्की हंसी छोड़ दी। क्या तुम उसकी आवाज भी निकालते हो? नहीं, वह खुद ही बोलता है, एलेक्स ने सीधे सपाट अंदाज में जवाब दिया। वह असल में क्या कहता है? उसने मुझे अपने पुराने दोस्त के बारे में बताया। पुराना दोस्त? हाँ, जहां वह पहले रहता था। आखिर में उसे वह ज्यादा पसंद नहीं आया, इसीलिए उसे मारना पड़ा। किसे मारना पड़ा? चक्की को, डेविड मेलफोर्ड को मारना पड़ा। वह अब चक्की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। उस आखिरी वाक्य ने मुझे बिल्कुल चुप करा दिया। जहां एलेक्स में खिलौनों और उपकरणों को खोलकर देखने की अजीब जिज्ञासा थी कि वे कैसे काम करते हैं, उसने कभी भी हिंसक व्यवहार नहीं दिखाया था, न ही कभी मौत का जिक्र किया था। चकी ने किसी को मार डाला? मैंने कांपती आवाज में पूछा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह बुरा था, एलेक्स ने समझाया। चकी ने कहा कि मैं कभी बुरा नहीं बनूंगा। इसके बाद मैंने एलेक्स को बैठाया और उसे समझाया कि ऐसे मजाक कितने गंभीर होते हैं और किसी को भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एलेक्स सिर हिलाता रहा और बार बार चकी की ओर जल्दी जल्दी नजरें डालता रहा, जो एक कुर्सी पर बैठा था और बातचीत को देखता हुआ लग रहा था। खरीदते समय जो डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, वह अब कुछ कम लग रही थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने उसकी भाव भंगिमा को गलत याद किया है। एलेक्स ने मिन्नत की, चकी से नाराज मत हो, उसे अच्छा नहीं लगता जब लोग नाराज होते हैं। बातचीत इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन एलेक्स ने जो नाम लिया था, डेविड मेलफोर्ड, वह मेरे दिमाग में किसी बच्चे की कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर बात की तरह अटक गया। जब एलेक्स सोने चला गया, उस डरावने गुड़िया को अपने साथ लेता हुआ, तो मैंने स्थानीय समाचार लेखों को खोजना शुरू किया। यह नाम बहुत आम तो नहीं था, लेकिन एक मामला खास तौर पर सामने आया, एक लापता व्यक्ति का मामला। करीब 10 साल का एक बच्चा जो पिछले साल हैलोवीन पर गायब हो गया था, और उसकी एक तस्वीर थी जिसमें वह एक गुड़िया पकड़े हुए था, बिल्कुल चकी जैसी।
यही वह पल था। मुझे उसे फेंक देना चाहिए था, लेकिन मेरी तर्कसंगत सोच इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि चकी जो दिखता है उससे बढ़कर कुछ है। वह सिर्फ एक मासूम गुड़िया है। उसे हटाने के बजाय मैं एलेक्स को चकी के साथ खेलते और बातें करते हुए देखता रहा। यह दुआ करता रहा कि वह गुड़िया से ऊब जाए और उसे फेंक दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जैसे जैसे हैलोवीन नजदीक आता गया, चकी में बदलाव और भी ज्यादा दिखने लगा। उसकी आंखें पहले से ज्यादा जीवित लगने लगी थीं और उसकी अस्वाभाविक रूप से बड़ी मुस्कान अब एक मायूस चेहरे में बदल गई थी, जबकि उसका चेहरा नरम और आकार बदलने वाले पदार्थ से बना था। यह जानकर मैं चैन से नहीं रह पा रहा था कि मैं उसी घर में उसके साथ रह रहा हूँ। 26 अक्टूबर की रात मुझे एलेक्स ने जगा दिया। वह मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। अरे एलेक्स, क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही है। चकी कहता है कि आप बुरे हैं और उसे बुरे लोग पसंद नहीं हैं। चकी ने कहा कि मैं बुरा हूं? क्यों? मैंने पूछा। मुझे बाकी किसी चीज से ज्यादा झुंझलाहट हो रही थी। वह कहता है कि आपने उसे अजीब नजरों से देखा और आप उसे हटाना चाहते हैं, और वह कहता है कि वह नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता कि यह नींद की कमी थी या फिर अगले काम के दिन का डर, लेकिन अब मैं इस अजीब माहौल से तंग आ चुका था। ये तो बस एक गुड़िया है। एलेक्स, वापस जाकर सो जाओ। हम इस बारे में कल बात करेंगे, मैंने सख्ती से कहा। वह हिचकिचाते हुए वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन उस रात नींद आसानी से नहीं आई। मैं सोच रहा था कि चकी से छुटकारा कैसे पाऊं बिना एलेक्स को ज्यादा दुखी किए। मुझे एक अच्छा प्लान और एक भरोसेमंद झूठ चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई तरकीब सोचने के लिए मुझे पहले सोना जरूरी था। अगली सुबह जब मैं जागा तो बिस्तर की चादरें पूरी तरह भीगी हुई थीं और हवा में धातु जैसी गंध और सड़न भरी थी। सुबह की पहली सांस लेते ही मुझे उल्टी आ ही जाती। जब मेरी आंखें हल्की रोशनी में ढल गईं, तो मुझे एहसास हुआ कि जो तरल मेरे बिस्तर पर फैला था वह असल में खून था। मैं हैरान होकर बिस्तर से कूद पड़ा, बेतहाशा खुद को चोटों के लिए जांचने लगा, लेकिन वह खून मेरा नहीं था। तभी मेरी नजर बिस्तर के पैरों की ओर पड़ी, जहां एक आवारा बिल्ली की लाश पड़ी थी, जो रजाई और कंबल से आंशिक रूप से ढकी हुई थी और उसे कई बार चाकू मारा गया था। कुछ पल के लिए मैं वहीं बैठा रहा, पूरी तरह घबराया हुआ, यह समझने की कोशिश करता रहा कि अभी अभी क्या हुआ था। लेकिन मेरी चिंता भरी सोच तुरंत एलेक्स की फिक्र में बदल गई। जो भी चीज बिल्ली को मार सकती थी वह मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। मैं बिस्तर से कूद पड़ा और उसके कमरे की ओर भागा, अब भी बदबूदार खून में सना हुआ। वहां एलेक्स उस बेचारी जानवर के खून के तालाब में लेटा था, जबकि चकी उसकी कुर्सी पर एकदम साफ सुथरा बैठा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि एलेक्स बीमार है और उसे तुरंत मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। मेरे अपने बेटे ने बिल्ली को मार डाला था, और भले ही चकी एक डरावना गुड़िया था, वह खतरनाक नहीं था, बल्कि वह एलेक्स के भ्रम का हिस्सा था। उस दिन का बाकी समय धुंधला सा बीत गया। हम कुछ डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों से मिले, जिन्होंने सभी ने सलाह दी कि उसे इलाज के लिए कुछ समय के लिए एक सुरक्षित सुविधा में रखा जाए। इस दौरान एलेक्स ने बिल्ली को मारने से पूरी तरह इनकार किया। वह चकी था, वह गुस्से में था, वह कांपती आवाज में बार बार यही दोहराता रहा। मैंने उसकी मदद की, गुहार को अनसुना कर दिया और वादा किया कि डॉक्टर उसका ध्यान रखेंगे। जब मैं उसे छोड़कर गया तो वह रो पड़ा, लेकिन डर के कारण नहीं। वह इस बात से परेशान था कि चकी उसके साथ नहीं जा सकता था। जब मैं अकेला घर पहुंचा और उस कठिनाई से मेरी आंखों में अब भी आंसू थे, मैंने देखा कि चकी घर के प्रवेश द्वार पर फर्श पर बैठा था, जैसे वह मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। अंधे गुस्से में मैंने गुड़िया को उठाया, उसे कई थैलियों में लपेट दिया ताकि मुझे उसे फिर कभी देखना ना पड़े, और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे बस अगले दिन का इंतजार करना था और देखना था कि कब कूड़ा गाड़ी आएगी और उसे मेरे घर से हमेशा के लिए हटा देगी, हमेशा के लिए। लेकिन अफसोस, चीजें इतनी आसान नहीं थीं, क्योंकि जब मैं अगली सुबह उठा तो मैंने देखा कि कूड़ेदान उलटा पड़ा था और थैलियां फटी हुई थीं। चकी गायब था। एक पल के लिए मैं बस वहीं खड़ा रहा और खुद को यह समझाने की कोशिश की कि शायद किसी पड़ोसी के बच्चों ने मुझे गुड़िया फेंकते हुए देख लिया होगा और वे उसे अपने साथ ले गए होंगे। लेकिन यह सोच जल्दी ही गलत साबित हो गई। जैसे ही मैं अपने गैराज में गया, देखा कि पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। पेंट की बाल्टियां फट चुकी थीं, जिससे पूरा कमरा लाल रंग से भर गया था, और टूटी फूटी फर्नीचर की चीजें बिखरी पड़ी थीं। इसी सब के बीच चकी बैठा था। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी जगह एक गहरी नाराजगी ने ले ली थी। घबराहट में मैंने उसे झट से पकड़ा, घर के अंदर ले गया, फायरप्लेस जलाया और उसे उसमें फेंक दिया। उसका प्लास्टिक का शरीर पिघलने लगा और उसकी भयानक देह का हर टुकड़ा जब जलकर राख हो रहा था, मुझे भीतर से राहत महसूस हो रही थी। चकी अब चला गया था और मेरे घर में फिर से शांति लौट आई थी। हर दिन मैं एलेक्स से मिलने मनोरोग केंद्र जाता था।
उसने अब चकी के लिए पूछना बंद कर दिया था। इसके बजाय उसने एक नया भ्रम पाल लिया था। कोई बात नहीं, वो अब तुमसे नाराज नहीं है। चकी ने कहा है कि वह जल्द ही आकर मुझे यहां से ले जाएगा। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दी होगा। उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि शायद यह सिर्फ एक तीव्र मनोवैज्ञानिक प्रकरण है, न कि सिजोफ्रेनिया, उसकी उम्र वगैरह को देखते हुए। लेकिन उन्हें मुझसे धैर्य रखने को कहा गया, क्योंकि ऐसी चीजों में समय लगता है। वह जल्द ही घर आ जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा लड़का। चिंता मत करो, डॉक्टर ने आश्वस्त करते हुए कहा, और मैंने उन पर विश्वास किया। मैं घर चला गया। मुझे यह जानकर सुकून मिला कि एलेक्स अच्छे हाथों में है। सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक कि 31 अक्टूबर हैलोवीन की शाम को मुझे मनोरोग केंद्र से एक कॉल नहीं आ गई। एक घबराए हुए डॉक्टर ने बताया कि एलेक्स लापता हो गया है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी है। किसी तरह वह सभी सुरक्षा कैमरों से बच निकला था, और पीछे जो एकमात्र चीज छूटी थी वह थी जली हुई प्लास्टिक और रबर की एक हल्की सी गंध। लेकिन कहीं भी आग लगने के कोई निशान नहीं थे। मुझे नहीं पता एलेक्स कहाँ है, या वह अब भी जिंदा है या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि चकी उसे ले गया, तमाम मुश्किलों के बावजूद। उसका शरीर आग से बच गया था और उसने एलेक्स को ले लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेलफोर्ड के बच्चे को लिया था, और कौन जाने उससे पहले कितनों को। मेलफोर्ड भी हैलोवीन पर गायब हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे एलेक्स। और समाचार रिपोर्टों के अनुसार 80 के दशक से लेकर अब तक दर्जनों से ज्यादा बच्चे ले जाए गए हैं, वो भी सभी हैलोवीन के दिन। मुझे नहीं पता कि मैं एलेक्स को फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर आप अगले साल अक्टूबर के आसपास कोई पुरानी चकी डॉल देखें तो उससे दूर रहिएगा, कृपया। मुझे अपने काम में कभी गर्व महसूस नहीं हुआ, जिसमें मुझे प्राचीन डरावनी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती थीं, जिनकी काली कहानियां होती थीं। चाहे वो फिल्म के प्रॉप्स हों, अजीब डायरी हों, या फिर भूतिया गुड़िया, मैं उन्हें ढूंढता हूं और अपनी लगातार बढ़ती अलौकिक चीजों की कलेक्शन में शामिल कर लेता हूं। मैं न तो इससे पैसे कमाने की कोशिश करता हूं और न ही मुझे शोहरत या नाम चाहिए। मैं बस यही चाहता हूं, हमेशा से यही चाहता रहा हूं कि हमारी हकीकत से परे किसी चीज के अस्तित्व को साबित कर सकूं। इसलिए मैंने इस धरती के हर भूतिया स्थान की यात्रा की है और हर संभव प्रेतबाधित वस्तु को खोजने की कोशिश की है, लेकिन हर बार मैं खाली हाथ और निराश ही लौटा हूं। लेकिन यह सब उस पल बदल गया। मैं एक कई दशकों पुरानी गुड़िया अपने घर ले आया, जिसे मैंने एक छोड़े हुए घर में कुछ डिब्बों के नीचे दबी हुई पाई थी, जिसे समय ने ही भुला दिया था। असल में वही घर मेरी असली मंजिल था। कहा जाता है कि पिछले मालिक की हत्या कर दी गई थी और उसका जबड़ा उसके सिर से अलग कर दिया गया था। कभी भी अपराधी का पता नहीं चल पाया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि घातक घाव खुद ही लगाया गया था। तब से वह घर छोड़ दिया गया, इतना अकेला कि उसकी छत खुद ही गिरने लगी थी। उसकी ध्वस्ती के लिए तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन मैं चाहता था कि इतिहास में खो जाने से पहले मैं उसे करीब से देखूं। और मेरी हैरानी की बात यह थी कि अभी तक वहां चोरी चकारी नहीं हुई थी। घर का ज्यादातर हिस्सा फफूंदी, धूल और उखड़ती हुई पेंट से ढका हुआ था। कई बार ये तीनों एक साथ भी दिखते थे। पिछला मालिक शायद बहुत सादगी से रहता था, क्योंकि वहां जीवन जीने के लिए जरूरी सबसे बुनियादी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। यह तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने खतरनाक रूप से अस्थिर अटारी नहीं ढूंढ ली और आखिरकार मुझे असली खजाना मिल गया। वहां डिब्बों का एक ढेर था जो तरह तरह की यादों, तस्वीरों, नोटबुक्स और पुराने खिलौनों से भरा हुआ था। ज्यादातर तस्वीरें गुड़ियों की थीं और नोटबुक्स में हाथ से लिखे हुए पाठ थे, जिनमें गुड़ियों के व्यवहार का वर्णन किया गया था। अजीब बात यह थी कि जिन गुड़ियों की तस्वीरें थीं, वे खिलौनों में कहीं नहीं मिली, जैसे उन्हें फोटो खींचने के बाद हटा दिया गया हो। सिवाय एक लाल बालों वाली गुड़िया के, जिसका चेहरा मोटा और आंखें बहुत बड़ी थीं। जांच करने पर मुझे एहसास हुआ कि वह गुड़िया कितनी गंदी थी। वह न सिर्फ धूल से ढकी थी, बल्कि उस पर गहरे लाल रंग के धब्बे भी थे जो खून जैसे लग रहे थे। उसकी पीठ पर उसकी शर्ट में एक नाम का टैग सिला हुआ था, जिस पर बस लिखा था चकी। लेकिन यह गुड़िया का नाम था या मालिक का, मैं नहीं बता सका। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुड़ियों, तस्वीरों और किताबों के पीछे का रहस्य ही मेरी चाहत थी। इसीलिए मैंने जितना हो सका सब कुछ उठा लिया और अपनी संग्रह में जोड़ लिया। घर पहुंचकर मैंने नोटबुक्स पढ़ना शुरू किया। मैंने जल्दी ही महसूस किया कि जिसने ये नोटबुक्स लिखी थीं, वह आदमी मुझसे बहुत अलग नहीं था। वह सैकड़ों कथित तौर पर प्रेतबाधित गुड़ियों को इकट्ठा कर चुका था और उन सभी पर विभिन्न परीक्षण किए थे ताकि दावों की सत्यता का पता चल सके। और नोटबुक में हर एक परीक्षण का विवरण था। जूली, निर्माण वर्ष 1954। मालिक एक 5 साल की लड़की थी जिसकी मृत्यु एक अज्ञात दिल के दौरे से हो गई थी।
गुड़िया मिलने के कुछ ही समय बाद उसकी जन्मदिन की रात को अजीब आवाजें सुनने की रिपोर्ट की गई थी। गुड़िया सभी परीक्षणों के प्रति असंवेदनशील रही। बॉबी, निर्माण वर्ष 1966, एक नवजात लड़के के लिए विशेष रूप से बनाई गई, रात के समय प्रतीकात्मक संरक्षक के रूप में कमरे में रखी गई थी। जब से गुड़िया को रखा गया, बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा था। सिर्फ तब जब सफाई के लिए गुड़िया को हटाया गया, तब जाकर बच्चे का रोना बंद हुआ। उस दौरान मां ने बेबी मॉनिटर पर फुसफुसाहटें सुनने की रिपोर्ट की थी। गुड़िया सभी परीक्षणों के प्रति असंवेदनशील रही। हर एक प्रविष्टि उसी वाक्य के साथ समाप्त होती थी, गुड़िया सभी परीक्षणों के प्रति असंवेदनशील रही, सिवाय आखिरी प्रविष्टि के, चकी की प्रविष्टि। चकी, निर्माण वर्ष अज्ञात। गुड़िया एक यार्ड सेल में मिली, कथित तौर पर इसी तरह की बैटरी से चलने वाली गुड़ियों की एक बड़े पैमाने पर उत्पादित श्रृंखला का हिस्सा थी। अफवाहों के बावजूद इस गुड़िया की कोई भी प्रति नहीं मिली है। चकी का इतिहास अब भी एक रहस्य है, लेकिन उसकी घिसी पिटी हालत उसके पहले के मालिक होने का संकेत देती है। जब मैं कमरे में घूमता हूं तो उसकी आंखें मुझे घूरती हुई प्रतीत होती हैं। बैटरी कंपार्टमेंट खाली रहता है, जो संभवतः एक ऑप्टिकल इल्यूजन का संकेत देता है। अद्यतन 3 अक्टूबर 1992। महीने के पहले कुछ दिनों में चकी अधिक सक्रिय होने लगा। वह बिना मेरे उसे हिलाए डुलाए ही अचानक अलग अलग कमरों में प्रकट हो जाता है। मुझे कभी नींद में चलने की आदत नहीं रही है। मैं आज रात उसे जेल में बंद करने की कोशिश करूंगा। अद्यतन 15 अक्टूबर 1992। मैं जब उठा तो मेरी बाहों पर मामूली कट के निशान थे। चकी मेरे कमरे में था। क्या उसने मुझे चोट पहुंचाई? अद्यतन 23 अक्टूबर 1992। मुझे उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती रहती है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि अब समय आ गया है। अद्यतन 30 अक्टूबर 1992। चकी मेरे बिस्तर पर बैठ गया। उसने मेरी छाती पर अक्षर उकेरे। मैं अब उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह कहता है कि हैलोवीन पर मेरी मौत हो जाएगी। मुझे उससे छुटकारा पाना होगा। यह आखिरी प्रविष्टि थी। यह किताब या तो एक धोखा थी या फिर वही थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने एक सामान्य जांच की, यह देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई पावर स्रोत या बाद में की गई कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। वास्तव में जब मैं इधर उधर घूमता था तो उसकी आंखें मेरा पीछा करती हुई लगती थीं, और वे गहरे लाल धब्बे निश्चित रूप से उसकी मूल डिजाइन का हिस्सा नहीं थे। एक और चीज जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, वह था उसका चेहरा भाव। जब मैंने उसे खोजा था तब उसके चेहरे पर एक सामान्य भाव था, लेकिन जब मैंने उसका निरीक्षण किया तो वह मुस्कुरा रहा था। लेकिन इन शुरुआती डरावनी बातों के अलावा मैं किसी भी असली अलौकिक पहलू की पुष्टि नहीं कर सका। लेकिन मैंने अभी अभी वह चीज हासिल की थी और रात भी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे अपने एक तिजोरी में अच्छी तरह से बंद कर दिया और सोने चला गया। मुझे नहीं पता कि वह उत्साह से था या मेरे घर में कुछ बदल गया था, लेकिन उस रात नींद आसानी से नहीं आई। मैं लगातार नींद और जागने की दुनिया के बीच झूलता रहा, जैसे मैं दोनों के बीच कहीं मौजूद था। हर बार जब मुझे लगा कि मैं बेहोशी में डूब रहा हूं, तो मुझे कसम से लगता था कि कोई फुसफुसाहट मुझे वापस हकीकत में खींच लाती है। पहली कुछ बार मैं बिस्तर से झटके से उठ गया और पूरे कमरे में किसी भी घुसपैठिए को खोजने लगा। मैंने कई बार अपना फोन और कंप्यूटर चेक किया कि कहीं कुछ गलती से चल तो नहीं गया। और तीसरी बार जब मैंने वो फुसफुसाहटें सुनी तो मैं चकी को देखने गया, जो अब भी सुरक्षित रूप से बंद था। सुबह तक मुझे मुश्किल से कुछ घंटे की ढंग की नींद मिली थी, और हालांकि मैं चकी के अलौकिक पहलुओं की जांच करने के अलावा कुछ और नहीं चाहता था, मुझे रात तक काम करना पड़ा। उस दिन जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरा मन बार बार उन फुसफुसाहटों की ओर चला जाता था। वो जरूर मेरी थकी हुई दिमाग की उपज रही होंगी, एक जागती हुई सपना, लेकिन सिर्फ उस ख्याल से ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दिन के रात में बदलते ही मैं आधी नींद में घर पहुंचा। मेरा शरीर अच्छी नींद के लिए तरस रहा था, लेकिन मुझे चकी के साथ काम करना था। मैंने बुनियादी चीजों से शुरू करने का फैसला किया, गुड़िया की प्रतिक्रिया को विभिन्न उत्तेजनाओं पर परखते हुए। मैंने बिजली, आवाज, झटके, गर्मी, ठंड और किसी भी तरह की रेडियोधर्मिता को आजमाया और मापा। कुछ भी नहीं। प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर चकी एक सामान्य गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं थी। फिर भी उसकी आंखें कमरे में मेरा पीछा करना नहीं छोड़ती थीं, और उसकी मुस्कान लगता था जैसे और चौड़ी हो गई हो। मैं और परीक्षण करना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें भारी हो रही थीं और मुझे जागे रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपना वर्क बेंच छोड़ दिया, चकी को वापस तिजोरी में रखना भूल गया और लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर चला गया, तुरंत ही सो गया।
उस रात मेरे सपने बेचैन थे, फुसफुसाहटों और हल्की हंसी से भरे हुए, जिन्होंने मुझे कभी सच में आराम नहीं करने दिया। एक आवाज बीच बीच में हंसी के साथ फुसफुसा रही थी। मेरे बाजुओं पर एक अजीब जलन सी महसूस होने लगी, जैसे आग की लकीरें मेरी गर्दन की ओर चढ़ रही हों। शुरुआत में यह हल्की झंझनाहट थी, लेकिन जल्दी ही यह असहनीय गर्मी में बदल गई, जिससे मैं घबराकर जाग गया। मैं बिस्तर पर झटके से उठ बैठा। मेरी आंखें जल्दी ही अंधेरे में देखने लगीं, और जो मैंने देखा उससे मेरे शरीर में एड्रेनालिन की तेज लहर दौड़ गई। चकी मेरे बिस्तर के पैरों की ओर बैठा था, अपनी हमेशा की अजीब मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी बाहें कितनी गर्म और गीली महसूस हो रही थीं। मैंने नीचे अपनी बाहों की ओर देखा तो पाया कि उन पर दर्जनों गहरे कट लगे हुए थे, जिनसे ताजा खून बह रहा था। मेरे दाएं हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू था, जो शायद मेरी चोटों का कारण था। मैंने सुना कि चकी ने बिना अपना मुंह हिलाए फुसफुसाया। मैं बिस्तर से कूद पड़ा, जिससे बिस्तर हिल गया और चकी नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसका चाकू भी गिर गया। एक बार फिर वह निर्जीव वस्तु जैसा लगने लगा। मैं सुरक्षित था। उस घटना ने मुझे अलौकिक शक्तियों पर विश्वास दिला दिया, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी जान के साथ खेलता रहूं। मैंने गुड़िया को अपने पिछवाड़े में ले जाकर लकड़ी काटने वाली मशीन में फेंक दिया। जैसे ही मशीन ने उसे टुकड़ों में काटा और दूसरी तरफ प्लास्टिक के टुकड़े उगल दिए, मैंने एक बीमार करने वाली चीख सुनी। इसके बाद मैंने राहत की सांस ली और इलाज के लिए अस्पताल चला गया। इनमें से कोई भी कट बहुत गहरा नहीं था और वे जानबूझकर किए गए घावों की बजाय आत्मक्षति के घावों जैसे लग रहे थे। बिल्कुल, मैं डॉक्टरों को सच नहीं बता सकता था, तो जब उन्होंने मुझे घर भेजा तो मैंने उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर दी गई नसीहतें सुनी। थका हुआ मैं पूरे दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा, फिल्में देखता रहा और जो कुछ मैंने अभी अभी अनुभव किया था उससे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता रहा। ये ध्यान भटकाना काम आ गया, क्योंकि शाम के किसी समय मैं बस यूं ही झपकी ले बैठा और बिना किसी सपने के गहरी नींद में चला गया। लेकिन अफसोस, यह आराम ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। आधी रात के करीब मेरी नींद हाथ में जलन भरी पीड़ा के कारण खुल गई। मैं बिस्तर पर झटके से उठ बैठा और चीख पड़ा जब मुझे एहसास हुआ कि किसी ने अभी अभी मेरी बीच वाली उंगली काट दी है। मेरे कमरे के कोने में चकी बैठा था। उसके हाथ में खून से सनी बागवानी की कैंची थी और वह मेरी तकलीफ पर मुस्कुरा रहा था। ये क्या बकवास है? जिंदगी वाकई हैरानियों से भरी होती है। जब मैंने चकी को पकड़ा तो उसने विरोध करने की भी कोशिश नहीं की। इस बार मैंने उसे आंगन में जला दिया। उसकी पिघलती हुई देह को घूरता रहा, फिर अपनी उंगली को पागलों की तरह ढूंढने लगा, जो कहीं नहीं मिली। केवल तब जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि उसकी लाश पूरी तरह जल चुकी है, मैं इलाज के लिए अस्पताल लौटा। उस बार मुझे कुछ दिन असहज चुप्पी में बिताने पड़े, यह सोचते हुए कि क्या चक्की वापस आएगा। इस सवाल का बेरहमी से जवाब तब मिला जब मैं जागा तो मेरी टांग की खाल उधड़ी हुई थी और चक्की मेरे बगल में बिस्तर पर बैठा था। उस रात मैं खून की कमी से लगभग मर ही गया था और उसने मेरी टांग की कुछ नसों को भी नुकसान पहुंचा दिया, जिससे मुझे हमेशा के लिए लंगड़ापन हो गया। और फिर भी मैं इतना मूर्ख था कि उसे छुटकारा पाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि उसे नष्ट करना काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने जमीन में एक गड्ढा खोदा, उसे उसमें फेंका और सीमेंट से भर दिया। वह सही सलामत रहेगा, लेकिन कंक्रीट के उस ब्लॉक में फंसा रहेगा। लेकिन वह बदले की आग लेकर वापस आया। 3 दिन भी नहीं बीते थे कि मैं जागा तो देखा वह मेरी दाहिनी आंख में चाकू घुसेड़ रहा था और चाकू निकालते हुए मेरी अब खाली आंख की जगह से उसे बाहर निकाल रहा था। हे भगवान, मैंने फिर वही कर दिया। तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? मैं रो पड़ा। मैं मोटा हूं। हमेशा की तरह जब मैंने पलटकर वार किया तो उसने कभी विरोध नहीं किया। उसने मुझे उसे दूर धकेलने दिया और जब मैंने एम्बुलेंस को बुलाया तो उसने हमला नहीं किया। सिवाय उस बार के, मैं घर लौटने की योजना बना रहा था। अक्टूबर के महीने में कई बार डॉक्टरों से मिलने के बाद उनमें से कई डॉक्टरों को लगा कि मैं किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा हूं और मैं इससे असहमत नहीं था। 29 अक्टूबर को मुझे एक स्थानीय मनोरोग संस्थान भेज दिया गया। उन्होंने मुझे बाकी इंसानों से अलग बंद करके रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं खुद को नुकसान न पहुंचाऊं। हालांकि मुझे पता था कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे बंद कर दिया गया है तो चकी भी बाहर ही रहेगा। अगले कुछ दिनों तक मुझे विश्वास था कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन 30 अक्टूबर को वह फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। चकी ने कहा, मध्य रात्रि में मुझे अकेला छोड़ दो। मैं रो पड़ा।
उसने वापस फुसफुसाया, आज हैलोवीन है, वही दिन जब कथित तौर पर पिछले मालिक की मौत हुई थी। मैंने यहाँ के स्टाफ को चेतावनी देने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बस मेरी एंटीसाइकोटिक दवाओं की मात्रा बढ़ा दी। मैं आज रात मरने वाला हूं और इस दुनिया में कोई भी चीज मुझे बचा नहीं सकती। इसलिए मैं ये आखिरी चिट्ठी एक चेतावनी के तौर पर लिख रहा हूं। कभी भी किसी अलौकिक चीज के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश मत करना। और अगर कभी तुम्हें कोई चक्की डॉल बिकती हुई दिखे तो उसे नजरअंदाज कर देना।